हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद राजा साहब पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं यूपी टीजीटी का जो मैथ्स का सिलेबस है उसके ऊपर। और आज हम जानेंगे कि ये जो सिलेबस आपका दे रखा है उसमें कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे दे रखे हैं और कितना हमें कौन सा पॉइंट पढ़ना है। और आप लोग सभी लगातार जो है हमारी क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीजीटी का सिलेबस। तो मैथ्स का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर पहला पॉइंट आपके दे रखा है वाणिज्य या गणित। ठीक है, क्योंकि वाणिज्य यहाँ वर्ड इसीलिए आया क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए काम समय और चाल समय, चक्रवर्ती ब्याज, ये दो मैथ्स के टॉपिक हैं। और फिर आपका बैंकिंग, कराधान और प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र जो है ये थोड़ा कॉमर्स से रिलेटेड एरिया आपके दिया गया है। दूसरे नंबर पर आ जाता है सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत बारंबारता बटन आपके सांख्यिकी आंकड़ों का आलेख्य निरूपण करना है। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें हैं, विक्षेपण की मापें हैं, जन्म मृत्यु सांख्यिकी जो है उसके बारे में, और सूचकांकों यानी कि इंडेक्सों के बारे में आपको पढ़ना है। ये आपका स्टैटिक्स जो आपका स्टैटिक्स होता है ना सांख्यिकी सब्जेक्ट भाई, उससे संबंधित है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर आपके आ जाता है बीजगणित यानी अलजेब्रा, जिसके अंदर आपको पढ़ना है करनी यानी कि आपका जो पावर होती है घातांक जिनके ऊपर। फिर आपको पढ़ना है बहुपद, उसके बाद में उनके गुणनखंड यानी कि पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। लघु गणक लॉग के बारे में पढ़ना है। दो अज्ञात राशियों के रेखीय समीकरण, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उन पॉलिनोमियल्स के भी क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको सीखना है। एक घात वाली जो तीन अज्ञात की समानुपात वाली आपकी राशियां होती है उनके बारे में, यानी जैसा ये देखें ये इक्वेशन जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर समथिंग, तो ये तीन एक एक घात की तीन राशियों से, तीन अज्ञात राशियों से बनी हुई समीकरण है, इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। द्विघात बहुपद के गुणनखंड यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, बाइनोमियल जो पॉलिनोमियल हो जाएगी आपकी जिसके दो पावर होगी उसके गुणनखंड निकालना आना चाहिए। फिर आपको बाइनोमियल इक्वेशन पूरी सॉल्व करनी आनी चाहिए। अनुपात और समानुपात आपको आना चाहिए। और संख्या पद्धति, समुच्चय संक्रिया यानी आपको प्लस माइनस गुणा भाग वगैरह जो आपके हैं, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, ये सब आपको आनी चाहिए। और प्रतिचित्रण आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट आपके दे रखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका दे रखा है सारणिक यानी जो मैट्रिक्स है, जिसके अंतर्गत आप उसकी परिभाषा, उप सारणी क्या होती है, सहखंड क्या होता है, 3x3 क्रम की जो नागरिक का विस्तार सारणी के सामान्य गुण है, क्रेमर का जो नियम है उस नियम से आपको 3 या फिर n रेखिक जो समीकरणें होती है मैक्सिमम आपको 3 तक पढ़ना है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है n=3 के लिए। ठीक है, तो ऐसा जो निकाय होगा उसको हल करना आपको आना चाहिए। जो आपका अवयव है उसको 3/3 क्रम तक के अवयवों का योग आपको आना चाहिए, उनका गुणनफल आपको आना चाहिए, परिवर्तन अवयव सम्मिति आपको आनी चाहिए, विषम सम्मिति अवयव आपको आनी चाहिए, प्रतिलोम जो अवयव होता है उसकी सहायता से आप कैसे जो है तीन कोई और अलग राशियाँ ज्ञात नहीं है उनको आप कैसे निकाल सकते हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आप देखेंगे तो मूलों के सम्मति फलन पूछे जाएंगे, अंक गणित पूछी जाएगी, गुणोत्तर, हरात्मक और श्रेणियाँ यानी कि जीपी, एपी और आपका एचपी, एपी जीपी एचपी आपसे पूछा जाएगा। और प्राकृतिक संख्या के यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर वर्गों का और 1 का क्यूब 2 का क्यूब ऐसे पद जो लिखे हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर और 1 2 3 4 इनका सबका क्यूब का जो सम होता है जिसके पर्टिकुलर फॉर्मूलाज है वो आपको याद होने चाहिए। क्रम से और संचय यानी कि आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जानकारी होनी चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ना है। चर घातांकी और लघु गणकीय श्रेणी का योग आपको निकालना आना चाहिए, यानी जो आप ये पढ़ते हैं ना e⁻x का एक्सपेंशन क्या होगा, log x का एक्सपेंशन क्या होगा, ये चीज़ें पढ़नी है। फिर प्रायिकताओं के लिए योग और गुणन के जो सिद्धांत है उनके बारे में आपको पढ़ना है जिसमें बेस थ्योरम वगैरह आपके आ जाती है। फिर आपका 5th नंबर पर दे रखा है समुच्चय सिद्धांत। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत के अंदर आपको समुच्चय वगैरह इनकी जो तुल्यता है मतलब इक्विवेलेंसी है, फिर रिफ्लेक्सिव है, आपका इनका इन्वर्स है, ये सब निकालने आपको आनी चाहिए। और इनसे रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरम्स वगैरह है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको उप समूह क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं, सहसमुच्चयों का वियोजन आना चाहिए, लैग्रांजेस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए, चक्रीय समूह क्या होते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। किसी भी जो अवयव है, कोई भी आपका समूह होगा उस समूह की जो कोटि होती है किसी भी अवयव की उसके, वो निकालना आपको आना चाहिए।
नेक्स्ट है वास्तविक विश्लेषण यानी रियल एनालिसिस के अंदर। तो रियल एनालिसिस में आप लोग सभी जानते ही हैं क्या पढ़ना होता है, हमें सबसे ज़्यादा अनुक्रम जो कि अभिसारी और अपसारी होते हैं उनकी पूरी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको इसी के अंतर्गत दिया हुआ है कि सीमा व सातत्य वास्तविक मान वाले फलनों की सीमा निकालना, यानी कि जो आपके लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिबिलिटी है, ये पढ़ना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको सतत फलनों की जो विशेषताएं होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, और डिसकंटिन्यूटी जो होती है और डिसकंटिन्यूटी के जो टाइप्स होते हैं जिसमें आप रिमूवेबल होती है, इरिमूवेबल होती है, ऐसी जो भी टाइप्स वगैरह है उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके आ जाता है फिर 7वें नंबर पर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंतर्गत आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सभी के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। फिर इन्हीं के साथ में आगे दे रखा है कि आपको त्रिभुजों का हल भी यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप ट्रायंगल और उसकी रेडियस के बीच में, उसके एंगल और रेडियस के बीच में जो अलग अलग आपके रिलेशंस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर आपके प्रतिलोम वृत्तीय फलनों यानी कि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनके भी बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपके 8 नंबर पर आ जाता है सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका ज्योमेट्री दे रखा है 9 नंबर पर, जिसके अंदर पाइथागोरस सिद्धांत आपको दे रखा है, वृत्त और वृत्तखंड के बारे में, वृत्त के चाप के बारे में, जीवा वृत्त की स्पर्श रेखा, एकांतर वृत्तखंड, उसके कोण, जीवा के खंड, उनसे निर्मित आयत, रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है, जहां आप पढ़ेंगे एक तल के बारे में, एक रेखा के बारे में, द्विघात समीकरण का जो आपकी एक होता है जनरलाइजेशन करना होता है। एक इक्वेशन जैसे कोई क्वाड्रेटिक है तो उसका जनरलाइजेशन कैसे किया जाता है, उसको समघातीय कैसे बनाया जाता है, होमोजीनियस वगैरह बनाना, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपके संकव यानी कि वृत्त के बारे में, परवलय के बारे में, दीर्घ वृत्त के बारे में, अति परवलय बारे के, इन सभी के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोगों को पढ़ना है सांकव के किसी बिंदु पर स्पर्शी है, अभिलंब छेदक रेखा का साकव से प्रतिछेदन है, सीमांत स्थिति है, मतलब आपकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा उनकी जो है आपके नॉर्मल है, कॉर्ड है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको लास्ट में देखिए 2 विमाओं में भी आपको पढ़ना है, जैसे कि गोले हैं, शंकु है, बेलन है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 3D में भी पढ़ना है, और 2D आपका 3D, 2D और 1D तीनों की तीनों ज्योमेट्री इसी एक टॉपिक के अंदर इंक्लूड करके दी गई है। फिर आ जाता है कलन अवकलन यानी कि आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे कि अवकलन की परिभाषा क्या है, उसकी जो अलग अलग एलजेब्रा, उसके ऊपर जितने भी अरिथमेटिक फार्मूलाज वैलिड है वो पढ़ेंगे। उसमें त्रिकोणमिति का आपके जो है भाई जितने भी फंक्शन उनका डिफरेंशिएशन, चरघातांकी फंक्शनों का, लघुगणकीय फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। अवकलन से स्पर्श रेखा आपको पता होगा dy/dx जो है वो एक स्पर्श रेखा का स्लोप रिप्रेजेंट करती है। तो अभिलंब जो है वो क्या होता है, नॉर्मल और आपके टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो -1 होता है। उससे ये रिलेशन यहाँ सॉल्व करने हैं। एक क्षर राशि के जो फलन होते हैं उनके उच्चिष्ट और निम्निष्ट सरल वक्रों का अनुरेखण करना है, समाकलन करना है खंडक से, प्रतिस्थापन से। फिर आपके विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग आप पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं वो पढ़ने हैं, और निश्चित यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। फिर आपका जो है एरिया अंडर द कर्व आपके होता है वो टॉपिक, जिसके अंदर आप इंटीग्रेशन से किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करते हैं, वो आपको पढ़ना है। बेलन के बारे में, शंकु, गोले, अवकलन, इनकी पृष्ठ ज्ञात करने के समीकरण वगैरह, ये सब चीज़ें आपको दी गई है। फिर देखिए गुरुत्वाधीन सरल रेखीय सरल गति के उदाहरणों में निम्नलिखित समीकरणों को हल करना, जैसे dy/dx को हल करना, फिर ये आपका dy/dx fx है, फिर ये 5y और इंटू 3/dx² है, इन सब को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट आपके टॉपिक है सदिश विश्लेषण क्या होता है, यानी कि आपका वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर की स्टडी आपको पूरी करनी है, जिसके अंदर आप बताएंगे कि भाई कैसे इसका जो है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसकी कोज्या कैसे निकालते हैं, इनके इकाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, आप जो है इनके भाई 2 सदिश है उनके बीच में अंतर कितना है, उनके वेग कैसे निकाले जाते हैं, और सदिश अदिश उनके गुणनफलों के बारे में, टॉर्क की है, बल आघूर्ण की है, कार्य की है, इन सब की आप जो है कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब का आप कैसे गुणा वगैरह कर सकते हैं वो पढ़ना है।
स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक फोर्स, जो आपका स्टैटिक डायनेमिक जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें 3 बल लगे पिंडों का संतुलन निकालना आना चाहिए, लामी का प्रमेय जो होती है वो पता होना चाहिए, त्रिभुज का नियम पता होना चाहिए, त्रिकोणमितीय प्रमेय, 2 समकोणीय बलों में नियोजन, संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, गुरुत्व केंद्र, इन सब के बारे में, गति विज्ञान यानी गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल के गति प्रक्षेपी की गति, यानी आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा, सामर्थ्य, एमकेएस प्रणाली में इनकी गणना वगैरह, फिर आपका प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ये सब आपके थोड़ा सा फिजिक्स का पोर्शन भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। तो दोस्तों आपने अभी जो है ये सिलेबस देख लिया कि आपके यूपी टीजीटी के सिलेबस में मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे, जो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम इन्हें कर ही लेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको टफ लग रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपने जिस कोर्स को देख रहे हैं वो कोर्स बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। आप बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से पढ़ करके इस पूरे के पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों ने अगर इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर दिया और इसमें जो जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो आपने कर लिए, तो निश्चित रूप से ही आपको जो है आपके एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा आज सिलेबस डिस्कशन। अब आगे की बात कर लेते हैं हम एक टॉपिक के ऊपर कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, हमने सिलेबस डिस्कस करा, सिलेबस देख लिया, हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और आप लोगों को बता दिया मैंने कि आपका जो है कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और किस में क्या क्या पढ़ना है। अब हमारे को बात करनी है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये होती क्या है, इसके कितने कितने फंक्शंस हैं, क्या क्या है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर बात करें तो ये देखिए, ट्रिग्नो आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिग यानी कि 3 है, और यानी कि ट्रायंगल के बारे में, और मेट्री यानी ज्योमेट्री से रिलेट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज के बारे में या त्रिभुज के माप के बारे में आप इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इसमें त्रिभुज की जो 3 साइड होती है उनके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, कभी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, कभी हाइपोटेनियस और बेस के बीच में, कभी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में। तो इन सब के बीच में जो एक रिलेशन है उसी इसकी स्टडी को हम कहते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नो जो कुछ रेशियोज हैं हमारे पास में और उनसे संबंधित कुछ आइडेंटिटीज़ है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए एक ट्रायंगल बना देता हूँ। अब देखिएगा, ये देखिए, ये छोटा सा हमने एक ट्रायंगल बना लिया। इस छोटे से ट्रायंगल के अंदर ये हमारा हाइपोटेनियस है। क्या है? ये हमारा हाइपोटेनियस है, और ये हमारा बेस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री एंगल, तो जहाँ 90 डिग्री बनेगा वो वाली लाइन कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमारा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कहते हैं क्या, या सबसे बड़ी साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। और जो जहाँ पर आपका परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल और एक और कोई एंगल दोनों बन रहे हो उसे हम कहते हैं बेस। समझ में आ गई बात? तो आपके दिमाग में अब आया होगा कि सर फिर तो यहाँ पर भी एक एंगल है और एक परपेंडिकुलर है, तो हम इसे भी बेस कह सकते हैं। हाँ, किसी भी ट्रायंगल के लिए बेस और आपका परपेंडिकुलर एक्सचेंजेबल होता है। आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर किसको लेना है और बेस। अगर हम इस एंगल, देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी। अगर हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर लेंगे ए सी को, क्योंकि जस्ट उसके सामने जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसे हम परपेंडिकुलर लेते हैं। और अगर हम बात कर रहे होते एंगल ए की तो हमारा परपेंडिकुलर बन जाता बी सी और बेस हो जाता ए सी। समझ में आ गई बात? यहाँ पर सपोज करिए मैं यही एंगल लेकर के चल रहा हूँ थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो P अपॉन में H होती है। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, और ऐसे ही आपका
कॉट थीटा, आपका कोसेक थीटा, और इधर आ जाएगा आपके सेक थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 में tan थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर है 1/tan थीटा। तो इसका मतलब जो tan थीटा का होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोसेक होता है 1 में साइन थीटा। तो 1/sin थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा हो जाएगा 1 में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। समझ में आ गई बात। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली अगर हमें कोई पूछे कि पढ़ना किसके बारे में है, तो हमें पढ़ना है साइन, कॉस और टेन के बारे में। बाकी सब इससे एक दूसरे से रिलेट करके हम सब कुछ निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ट्रायंगल की जो है मेजरमेंट करने का एक पूरा स्टडी है, जिसके अंदर हम एंगल से उसके अलग अलग पार्ट्स को हम मेजर करेंगे। कभी इसकी साइड निकाल रहे होंगे, कभी हम एंगल निकाल रहे होंगे, कभी एरिया निकाल रहे होंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास में कुछ फंक्शंस है, जैसे साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट, सेक और कॉसेक। इन सब के कुछ फॉर्मूलाज हैं। साइन थीटा का कहते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये तो हुआ इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो आप हिंदी में याद रखेंगे लाल कक्का। ठीक है, जहाँ पर L रिप्रेजेंट कर रहा है लंब को, A रिप्रेजेंट कर रहा है आधार को, और K रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ण को। ठीक है, जिसमें हाइपोटेनियस को हम हिंदी में कहते हैं कर्ण, बेस को हम कहते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। समझ में आ गई बात। तो आपको ये याद रखना है। इंग्लिश वाला मैंने ऊपर बता दिए फॉर्मूले। नीचे ये लाल कक्का का मतलब है साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। और जब आप इसका साइन कॉस टेन का उल्टा सेक, कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये आप यहाँ से फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ये ऑर्डर में लिखे हैं। ठीक है, पहला वाला साइन का है, दूसरा कॉस का है, तीसरा टेन का है। ठीक है, SCT। ये यहाँ से आप रिलेट करके हिंदी वाले भी हिंदी में याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये था बेसिक, ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अब आपके ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज है, यानी कुछ फॉर्मूलाज है। तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर्मूलाज। एक सेकेंड। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूलाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से फॉर्मूले, तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपके आ जाता है, वो हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। समझ में आ गई बात। अब इसको ही कई लोग जो है याद रखने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं। कैसे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसी टाइप का होता है, लेकिन इससे चेंज करके ये लिख दिया मैंने। समझ में आ गई बात। और अब ये जो हमने सेकेंड और थर्ड फार्मूला लिखा, इन्हीं से फोर्थ और फिफ्थ फार्मूले आ रहे हैं। तो फोर्थ फार्मूला कहता है
कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा आपके क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 में क्या दोस्तों, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ में आ गई बात। तो ये इम्पोर्टेंट 5 फार्मूलाज हैं, आपको समझ में आ चुके होंगे। ट्रिग्नोमेट्री की अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है और अब इसके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फार्मूलाज भी बढ़ते जाएंगे और अलग अलग प्रकार के आपके सामने इसके क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। समझ में आ गई बात। तो ये थे फार्मूला। अब हम कुछ करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा थ्योरी पढ़ लेने से केवल कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस तो साथ के साथ चलती रहनी चाहिए हमारी। तो हम बेसिक छोटे से क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो फॉर्मूले पढ़े वो क्लियर होगा। आप लिखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू में दे दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर है आपके मान लो P। तो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, P दे रखा है तो फाइंड आउट P की वैल्यू क्या होगी, आपको ये फाइंड आउट करके दिखाना है। भाई सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा है बराबर में P है, तो बताइए P की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए आप ट्राई मारिए, मैं देख रहा हूँ, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करिए। आपको 1-2 सेकंड का समय दिया जा रहा है कि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को समझें और नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में और करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अभी मैंने फॉर्मूला बताया, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा P। और अभी जस्ट बताया था पीछे कि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आप कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 में टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा कटेगा, क्या आ जाएगा, P बराबर 1। तो ये हमारा आंसर है। और इस टाइप से आपसे छोटा सा देखा आपने कि एक क्वेश्चन बनाया और 2 फॉर्मूले आपके यूज हो गए और आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कैसे फॉर्मूलाज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, आपके पास में है टेन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A और अपॉन में क्या है आपके पास में टेन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, आप लोगों को ये इक्वल दिया गया है K के, तो आपको यहाँ फाइंड आउट K। और अब की बार आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन 1 दे दिया आपको 0, ऑप्शन B है आपके लिए 1, ऑप्शन C है 2 और ऑप्शन D है आपके लिए नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि टेन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A अपॉन में टेन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, देखिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अरे इसमें कुछ भी नहीं करना भाई, टेन स्क्वायर A है और इंटू साइन स्क्वायर A है। ठीक है,
तो टेन स्क्वायर एक है तो टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4a और डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इस पूरे का डिवाइड होगा यहाँ पर किससे, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो वो आप लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4a अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए जैसे ही कटा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कटा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया और वो साइन स्क्वायर ए वापस कट गया, ठीक है। तो अब यहाँ बचेगा क्या, ऊपर बचेगा केवल और केवल साइन स्क्वायर ए अपॉन में, देखो साइन स्क्वायर ए बचेगा, बाकी ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये हो गए टाटा बाय बाय। तो इसका आंसर फाइनल में कितना आ जाएगा, 1। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, बी। समझ में आ गई बात। तो टेन स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर था के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। अरे कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा इसमें, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब हम बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। जैसे आपने सीखा होगा टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और ये चेंज कैसे होता है। अभी तक हमारे सर ये समझ में नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम सीखने वाले हैं। आज इस लेक्चर के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, टेन को टेक, कॉटेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब टॉपिक डालेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल। किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने आपका एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, वो आप भी अगर हो सके तो बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखो ये लो, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गई बात। कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं निर्देशांक में, तो 1 2 3 4 हमने अलग अलग पार्ट कर दिए। फर्स्ट कौन सा है, ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। आपको याद रखना है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसके अंदर जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कोई भी हो। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है तो उसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में आपके दोस्तों साइन और कॉसेक ये दो जो है ये पॉजिटिव होंगे। समझ में आ गई बात।
सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे केवल और केवल साइन और कोसेक, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दो तो होंगे कैसे? पॉजिटिव, बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ में आ जाएगा आपके क्या? कॉस और सेक ये दो होंगे पॉजिटिव, बाकी सभी इसके अंदर हो जाएंगे नेगेटिव। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कौन सा फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड के अंदर साइन और कॉसेक जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव, बाकी सभी हो जाएंगे नेगेटिव। टेन के अंदर टेन और कॉट जो होंगे वो हो जाएंगे पॉजिटिव, बाकी सभी हो जाएंगे नेगेटिव। कॉस और सेक जो है वो होंगे फोर्थ में पॉजिटिव, बाकी सब हो जाएंगे नेगेटिव। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसको याद रखने की एक ट्रिक है, आप याद रखेंगे। इसको कहेंगे ए आफ्टर, इसको कहेंगे एस स्कूल, इसको कहेंगे टी टू, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इसको कहेंगे सी। समझ में आ गई बात? क्या कहेंगे आप? आफ्टर यानी कि ए यानी ऑल, एस यानी साइन, तो आफ्टर स्कूल, टी यानी टेन और टू कॉलेज, कॉलेज यानी कॉस। समझ में आई बात? क्लियर हुई? तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में ओनली एंड ओनली साइन पॉजिटिव, साइन एंड साइन का उल्टा, साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी कोसेक भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव यानी उसका उल्टा कॉट भी पॉजिटिव। और फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इतना याद रखिएगा। अब ये याद हो जाएगा तब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन चेंज करना है, कौन सा नहीं करना। अब वो सीख लेते हैं और कब कौन सा चेंज क्या करना है। ठीक है, चलिए अब बात आ जाती है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है या 270 प्लस है, 250 प्लस है, क्या होने पर क्या होता है ये हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले याद रखना है कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री, या फिर आपका कौन सा ये थीटा वो भी मैं बता रहा हूँ, 90 डिग्री या आपका जो है 270, या फिर आप कह सकते हो कि 90 का ऑड मल्टीपल। ठीक है, तब आपका क्या हो जाएगा? साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कन्वर्ट कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, फिर कॉसेक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके किस में? सेक में, और सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, तो थीटा कितना ले रहे हैं हम? 90, 270 या 90 का कोई भी ऑड नंबर, मतलब 90 से लेकर 90 का ऑड नंबर तक जो भी होगा उन सब में साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट होगा टेन में, कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक में, सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? चलिए अब हम करते हैं पहला एक और फॉर्मूला, जैसे ही हमने लिखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये देखो साइन 90 माइनस थीटा है। अब ये देखना अभी कि क्या चेंज बोल रहा था और ये कौन सा थीटा है? ये थीटा है ये वाला। समझ में आई बात? ये थीटा की बात हो रही है और ये कितना है? 90 डिग्री। देखो है ना 90 डिग्री, तो ये 90 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 90 है तो ये कन्वर्ट होगा साइन किस में? कॉस में, यानी ये हो जाएगा कॉस।
साइन 90 माइनस थीटा कॉस तो बनेगा ही बनेगा, और फिर साथ में जो इसका थीटा है वो आ जाएगा यहाँ, तो बन क्या गया कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, सेक हो जाएगा कॉसेक में, कॉसेक हो जाएगा सेक में। समझ में आ गई बात, क्लियर है कैसे ये हो रहा है? तो देख लो भाई, देखो जब भी यहाँ पर थीटा में से माइनस वाला 90, 270 या ऑड मल्टीपल कोई भी आ रहा है तो चेंज तो होगा। फिर आप ये देखेंगे कि ये एंगल आएगा कैसा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सभी के सभी आउटपुट जो आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। अगर ये होता आपका क्या दोस्तों, इसी से समझ लीजिए, अगर ये होता साइन 90 प्लस थीटा तो भी चेंज तो होगा ही, किस में चेंज होगा कॉस में, और यहाँ पर भी आएगा ही थीटा ही। समझ में आई बात, क्यों थीटा ही आएगा? क्योंकि देखो भाई साइन 90 या 90 से हो गया कॉस में, और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ में, जबकि 90 प्लस थीटा से हम पहुँचेंगे सेकंड में, तो सेकंड में ये क्या हो जाएगा कॉस को देखेंगे हम, जो यहाँ पर जो फंक्शन लिया गया है उसको देखेंगे। साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो यहाँ भी हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड देखिए ऐसा ही एक एग्जाम्पल कि भाई कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो देखो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 आ गया यानी साइन में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, और ये साइन थीटा में हो गया। अब साइन आएगा या नहीं आएगा, 90 प्लस थीटा होते ही सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये कॉस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो कॉस होता है नेगेटिव, यानी यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अरे अच्छे से क्लियर है आप सभी लोगों के लिए, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने ये सीख लिया, अब आप 90 प्लस के लिए करें, 90 माइनस के लिए करें, 180 प्लस के लिए करें, 180 माइनस के लिए करें, घर बैठे बैठे आराम से करते रहें। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि थीटा के साथ में जो एंगल दे रखा है वो क्या दे रखा है। तो आपने देखा कि ये 90 है, 90 यानी ये चेंज होगा साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉसेक सेक में, या सेक कॉसेक में, कॉट टेन में, कॉस साइन में, ये चेंज तो होना ही था जब ऐसा एंगल दिखे तो। ठीक है, उसके बाद में आपने ये देखा कि भाई यहाँ पर जो है क्या हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके 90 माइनस थीटा करने पर आप रह रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, हाँ, तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखा तो कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर केवल साइन पॉजिटिव होता है, फंक्शन क्या था कॉस, यानी यहाँ साइन आ जाएगा नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो अब आप जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और वो आप होमवर्क करके लेकर के आएंगे। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आप निकाल कर बताएंगे कॉट 270 प्लस थीटा। ठीक है, ऐसे ही 5th नंबर पर आप कमेंट करेंगे, वो है आपका क्या कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, और आपने इन दोनों को सही कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और अब आप आगे से चेंज कर पाएंगे। तो हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास में अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो साइन की वैल्यू जो है हमारे पास, कॉस की वैल्यू है, कॉट की वैल्यू है, टेन की वैल्यू है, सबकी 90 तक तो होगी। 90 से आगे अगर किसी की पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूलाज को यूज करके निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए अब आप आगे लिखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट और नोट पॉइंट जो आपके आगे काम आने वाले हैं, फिर हम वापस से करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पहला नोट पॉइंट है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा है तो आप उसे कहेंगे साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कि कॉस 2n पाई प्लस
थीटा हो तो हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। तीसरा हो जाएगा आपके क्या, टेन 2n पाई प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, इन सभी के अंदर n जो है वो क्या होगा दोस्तों, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाली। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम इंटीजर कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए, ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब कन्वर्जन हमारे आगे काम आने वाले हैं, कि कोई भी फंक्शन हो, ये कोई भी फंक्शन मतलब कोई दूसरा फंक्शन नहीं, ये साइन कॉस टेन थीटा इनके ही, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन में अगर n इंटू पाई बाय टू है, क्या, n इंटू पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके प्लस माइनस एफ थीटा। कब, जब n आपका क्या हो, इवन नंबर यानी सम संख्या हो, और ये हो जाएगा प्लस माइनस COF थीटा यानी को फंक्शन ऑफ थीटा। को फंक्शन ऑफ थीटा का मतलब है n जब आपके ऑड होगा। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। तो देखो भाई, कोई भी फंक्शन है, चाहे साइन 90 प्लस थीटा है, जैसे देखो तो साइन 90 यानी पाई बाय टू, तो n की वैल्यू कितनी है, 1, n 1 है यानी ऑड है, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अगर इस जगह होता साइन 180 प्लस माइनस थीटा, तो 180 कितना है, देखो पाई बाय टू का ट्वाइस यानी कि इवन मल्टीपल, तो आप साइन को साइन ही रखते। तो यही तो चीज़ मैंने आपको पीछे समझाई है अभी। अरे ये वापस लिखवाया है मैंने, जो मैंने बोला ना कि भाई 90 270 या कोई भी ऑड मल्टीपल है तो आप चेंज करोगे, अदरवाइज चेंज नहीं होता। यही चीज़ मैंने यहाँ वापस आपको लिखवा दी है। ठीक है, ऐसे ही एक और आपको याद रखना है, वो पॉइंट आ जाता है ये कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर टेन ऑफ माइनस थीटा है तो वो भी क्या होगा, माइनस टेन थीटा। ऐसे ही अगर कॉट ऑफ माइनस थीटा है तो वो भी होगा माइनस कॉट थीटा। ऐसे ही आपके क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा है तो आंसर आ जाएगा आपके माइनस कॉसेक थीटा। लेकिन अगर आपके पास में कॉस ऑफ माइनस थीटा या सेक ऑफ माइनस थीटा है तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। समझ में आई बात। तो इनको भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है, अरे सब कुछ क्लियर है आपके लिए। ये तो बोलेंगे अब तक मेरे साथ जो भी पढ़ा आपने वो वापस से, कि साइन 2n पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा होता है टेन थीटा। जहाँ n है एक इंटीजर नंबर, अगर कोई फंक्शन है और उसमें n इंटू पाई बाय टू है, प्लस माइनस थीटा है, तो वो प्लस माइनस एफ थीटा बन जाएगा, n इवन है तब, और को फंक्शन ऑफ दिस बन जाएगा यानी कि जब n ऑड है। साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, ये सब तो माइनस बाहर रख देंगे, लेकिन कॉस और सेक है अगर तो वो बन जाएगा प्लस में, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जो हमने पढ़ा वो क्लियर हो जाए। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है हमारे लिए, आप लिखेंगे क्वेश्चन है साइन 315 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। क्या क्वेश्चन है, साइन 315 डिग्री जो होता है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो साइन 315 डिग्री की जो वैल्यू होगी
वो हमें डायरेक्ट तो नहीं पता, ठीक है, हमारी बुक में हमें कहीं भी जो है पता नहीं है और हमें ना याद है, कुछ भी नहीं है हमारे को तो, ठीक है। लेकिन हमने जो अभी पीछे फॉर्मूले पढ़े वो ज़रूर हमें पता है कि हम उन फॉर्मूले से कुछ तो कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं तो चलिए कुछ करते हैं फिर। तो देखिए सबसे पहले आप पीछे देखिए, हमने यहाँ सीखा था कि भाई कुछ भी कर सकते हैं चेंजेस, ठीक है। अब देखो साइन 315 को मैं लिख रहा हूँ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्या ये लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 360 माइनस 315 ही हो जाएगा, 360 माइनस 45 तो। और साइन 360 माइनस 45, यानी ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से, ये लिखा है साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है। और आपको पता है कि ये 360 क्या है, 90 डिग्री का 4 टाइम्स है, और ये 4 क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 का ये कैसा मल्टीपल है, सम संख्या का मल्टीपल है। और जब सम संख्या का मल्टीपल होता है तो हम इसको चेंज करते हैं क्या, साइन को कॉस में या कॉट में, या सॉरी साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है। ये देखो यही तो लिखा था भाई, π/2 90 का क्या है, इवन मल्टीपल हो तो डायरेक्ट फंक्शन आ जाता है वापस साइन ही। तो अब इसका आंसर जो होगा उसमें ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। लेकिन साइन 45 तो होगा, लेकिन 360 माइनस 45 है, और 360 माइनस 45 तो आपको ये देखो छोटी चीज़ें मैंने यहाँ छोड़ी है कुछ, जैसे ये आपको पता होगा कि 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री तक जाता है, फिर ये जाता है 270 डिग्री तक, और फिर ये आपका 180, एक सेकेंड ये 180 आएगा इधर, ये जाता है आपका 180 डिग्री तक, फिर ये आता है इधर 270 डिग्री, और इधर आ जाता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 45 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होगा? केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। मैंने बताया ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कॉलेज पॉजिटिव होगी केवल। तो हमारा साइन क्या देगा? नेगेटिव साइन दे देगा यहाँ। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1/√2। साइन 315 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है -1/√2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस छोटे छोटे आपके आगे काम आएंगे जब हमारे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे, कॉट 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। कॉट 210 डिग्री की वैल्यू क्या होगी ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है। और आज की क्लास फिर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और मैं आपको एक बार वापस आपका सिलेबस दिखा देता हूं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है स्पष्ट रूप से, ये देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के चीज़ें क्या क्या पढ़नी है तो वो देख लो। ये वर्तीय माप, ये वही है। वर्तीय माप का मतलब ही क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू जो अलग अलग पॉइंट पर है, 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, ये सब, ठीक है। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होने चाहिए। फिर दो कोणों के योग और अंतर, और ये अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन ने पढ़ लिया कि वृत्तीय माप क्या होता है और विशिष्ट कोणों के मान क्या क्या है। तो ये जो हमने समझा ना यहाँ पर पूरा ये प्रोसेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये सब फॉर्मूलाज वगैरह, ये पूरा आपका आज बेसिक था जो अलग अलग कंप्लीट हो गया। इसकी वैल्यू आप खुद निकालना ट्राई करिएगा, और मैं यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ आपको निकाल कर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि साइन की, कॉस की और इन सब की। तो देखिए हमें लेने पड़ेंगे, एक सेकंड इसको छोड़िए, डायरेक्ट ही बना देते हैं। मैं इधर ही डायरेक्ट एक लाइन खींच के बना देता हूँ। अच्छा, ये ट्रायंगल बन रहा है,
एक सेकेंड बस, ये लीजिए, इसको आप सॉल्व करिएगा। मैं इधर ही वैल्यू कुछ लिख रहा हूँ जो आपको याद रखनी है, जैसे साइन के लिए, कॉस के लिए, बस इन दो के लिए याद कर लेना आप, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब इसी से रिलेटेड है। साइन और कॉस का जब आप डिवाइड करोगे तो tan की निकल जाएगी, ठीक है, और बाकी सब की आपको पता ही है, फिर एक दूसरे के उल्टे हैं, तो साइन थीटा और कॉस थीटा, जब आपका थीटा चेंज है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग, जैसे एक बार थीटा होगा 0 डिग्री 0 डिग्री, और फिर आपका इधर आ जाएगा 30 डिग्री, इधर आ जाएगा 45 डिग्री, इधर आ जाएगा 60 डिग्री, इधर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, एक सेकेंड ये अजीब हो गया, क्या हो जाएगी, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका उल्टा √3/2, और ये 1/√2 ही होती है, ये हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगी 0। बाकी सब आप जो है अब यहाँ डिवाइड कर करके निकाल सकते हो। जैसे देखो मैं एक बता देता हूँ, tan थीटा की अगर निकालनी है तो कॉस अपॉन में साइन, यानी 0/1 कितनी हो जाएगी, 0। 1/2 और √3/2 कितनी हो जाएगी, 1/√3, ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी √3, और ये हो जाएगी इनफाइनाइट। ऐसे ही किसी के भूत चढ़े कि भाई कॉट थीटा की बताओ, तो ये लो, कॉट थीटा यानी tan थीटा का उल्टा, यानी 1/0 इनफाइनाइट, ये 1/√3 हो जाएगा √3, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, और √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0। ऐसे ही किसी को भूत चढ़ा हो, सेक थीटा का निकालिए, तो कॉस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 1/0 कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। ऐसे ही कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा यानी 1/0 तो इनफाइनाइट, फिर 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, और 1/1 हो जाएगा 1 ही। समझ में आ गई बात। तो ये टेबल आप लोगों को याद रखनी है, ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी है टेबल की, ठीक है, मतलब आपको मैंने वैल्यूज़ बता दी है इंपॉर्टेंट जिनकी आपको याद होनी चाहिए, बाकी आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। क्लियर है आप लोगों के, ये ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के कुछ वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिए, और इसी के साथ में ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट लेक्चर आज हमारा समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे कोई भी दो एंगल्स को हम ऐड करेंगे, दो एंगल्स का डिफरेंस निकालेंगे, उनके लिए जो अलग अलग फार्मूलाज है उनके बारे में। धन्यवाद आप सभी लोगों का।